आद्या उस एड्रेस पे आ चुकी थी, तभी उसे सामने से कोई आता देखा। वो आद्या को देखकर बोला, लीजिए आपके लिए फ़ोन है। आद्या कुछ सोच पाती उससे पहले ही फ़ोन से आवाज़ आई, जैसा ये बोले वैसा करो और चुपचाप बैठकर मेरी बात सुनो। तुमको ये कुछ पेपर देगा, उनको तुमको साइन करके देने हैं। उसके बाद कुछ पेपर और देगा जो तुमको आज के आज जय की ऑफिस जाकर ऑफिस से दूसरे लेके आने हैं और वापस इसी जगह आकर वो पेपर यही इसी आदमी को देने हैं। और हाँ, होशियारी तो बिल्कुल नहीं। आद्या दुखी मन से वो पेपर लेके जय की ऑफिस जाती है और उसके सीक्रेट लॉकर में से कुछ जरूरी पेपर लेके आती है। वो सोचती है कि अब जय से कैसे साइन करवाया जाए, तभी उसे याद आता है कि वो खुद भी तो 60% की शेयर होल्डर है, यानी कि जय के बाद कोई और साइन कर सकता है तो वो खुद है, कोई और नहीं। आद्या को ये याद आते ही वो कांपते हाथों से साइन कर देती है और वो पेपर लेके वापस से उसी जगह जाती है जहां उसे वापस आने को कहा गया था। दूसरी तरफ आद्या के प्रतीक भैया और सुनील जीजाजी के अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वो दोनों ही पैसों को देखकर कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वो दोनों ही आपस में बातें करने के लिए घर पर मिलने का फैसला करते हैं। आद्या भी अपनी परेशानी में सब भूल कर जैसा उसे करने को कहा गया उसने वही किया। वो सब कुछ बर्बाद करके आ चुकी थी। उसका घर जाने का मन नहीं था तो वो अपने घर चली जहां उसके जीजाजी और भैया पहले से ही हाल में बैठे थे। आद्या को देख वो दोनों बोले कि तुम यहाँ अचानक कैसे। तब आद्या ने कहा कि उसे राठौर हाउस में बहुत अकेला फील हो रहा था, इसलिए आ गए, पर जय के आने के बाद चली जाऊंगी। आद्या की बात सुनकर बाहर की ओर आती हुई सोनम भाभी बोली, आई नहीं, उससे पहले ही जाने की बात। अरे कौन बोल रहा है तुझे जाने को, पहले आराम से रुक फिर घर जाने की बात करना। आद्या वहीं बैठ गई। सोनम भाभी सबके लिए चाय बनाकर लाए। प्रतीक और सुनील आद्या को देख उससे बोले, अच्छा हुआ तू यही है, हमको बहुत जरूरी बात करनी थी सर से और तुझसे। सर अभी यहाँ है, नहीं तो तुझसे शेयर करके देखते हैं, शायद कुछ हल निकले। इसके बाद प्रतीक ने पैसों वाली सारी बात आद्या को बता दी, जिसको सुनकर आद्या आश्चर्य से बोली, क्या? वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर खुद के साथ हो रही चीजों को याद करके बोली, पता नहीं क्यों भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हम तीनों को जानबूझकर ट्रैप किया हो। तीनों वर्ड सुनते ही प्रतीक बोला, तीनों से तेरा क्या मतलब? ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ हुई है, फिर तीसरा कौन है? आद्या गहरी सांस लेके बोली, तीसरी मैं हूँ। और इसके बाद वो फोन कॉल आने से लेके अब तक की सारी बात प्रतीक और सुनील को बता दी, जिसे सुनकर प्रतीक गुस्से में बोला, तू पागल हो गई है आद्या, तूने सर से बिना बात किए इतना बड़ा फैसला ले लिया और उस कमीने दिलीप के जाल में फिर से फंस गई। और अब क्या कांड कर दिया तूने? कौन से प्रोजेक्ट के पेपर देके आ गई तू? सर नहीं थे तो तू अपने भाई को तो बता सकती थी। बता भी कब रही है, जब सब खत्म हो गया। अब कैसे समझाएगी तू सर को? आद्या भरे गले से बोली, भैया मैं ऐसा नहीं करती तो वो कमीना उन पिक्स का गलत यूज करके मुझे और जय को फिर से बदनाम करता, और मेरी वजह से पहले ही बहुत पंगे हो गए हैं घर में, तो इसलिए एक और लड़ाई न हो, इसलिए मैंने बिना किसी को बताए उसने जैसे कहा वो किया। आद्या की बात सुनकर सुनील बोला, आद्या तू पागल हो गई है, बिल्कुल होश भी है क्या? होगा अब अगर सर को कोई भारी लॉस हुआ या कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार तू होगी, और पहले कम हुआ जो तू एक बार फिर से वही गलती कर बैठी। आद्या नजरें झुका कर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बस वो ही किया। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि प्रतीक के फोन पे रोहित का फोन आया। वो घबराती हुई आवाज में बोला, कहा हो जल्दी से कंपनी का अकाउंट चेक करो और वो नए प्रोजेक्ट की डिटेल चेक करो, सब कुछ गड़बड़ हो गई है, किसी ने अकाउंट को हैक कर लिया है, फंड बहुत सारा बाहर हो रहा है और प्रोजेक्ट की डिटेल लीक हो गई है। इस प्रोजेक्ट पे जितने भी शेयर लगाए थे सारे नीचे गिर रहे हैं। रोहित की आवाज सुनकर प्रतीक घबरा कर बोला, जी रोहित सर मैं अभी चेक करता हूँ।
प्रतीक के बगल में बैठा सुनील जब उससे घबराने का रीजन पूछता है तो प्रतीक सारी बात बता देता है, जिससे दोनों घबरा कर आद्या से बोले, जल्दी ऑफिस चलो। ऑफिस जाकर देखते हैं तो सारे स्टॉप में अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग अपने अपने काम को करने के लिए सारे एफर्ट लगा रहे थे। प्रतीक और सुनील भी अपने अपने हिसाब से सब चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। शेयर का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और फंड भी धीरे धीरे कम हो रहा था। वहां काम करने वाले सभी के पसीने छूटने लगे। जल्दी ही ये न्यूज बाहर फैल गई। राठौर ग्रुप के शेयर गिरे, करोड़ों की डील हुई कैंसल। अब सारे लोग उदयभान जी, आलोक जी, शिवाय और पुलकित सब लोग सभी ब्रांच में जा चुके थे, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। राठौर हाउस में बहुत तनाव का माहौल हो गया था। आद्या अभी भी ऑफिस में थी। उसको समझ आ चुका था ये सब उसकी बेवकूफ़ी से हो रहा है। वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। वो अब समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है दिलीप की बातों में आकर। वो परेशान होने के साथ एक भरोसे से जय को याद करती है, शायद सब ठीक हो जाए। दूसरी तरफ जय भी अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए निकल चुका था। आद्या को शिवाय घर लेके आ गया था। क्यों, रात बहुत होने को आई थी। बाकी सब लोग ऑफिस में ही थे। आज कोई भी जेंट स्टॉप घर नहीं गया। सब लोग चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ है, तो बाकी लोग आगे शेयर डाउन होने से रोकने के लिए काम कर रहे थे। आद्या घर तो आ गई थी पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत जय की बात मानकर। वो बहुत परेशान थी, सारी चीज़ों को लेके समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो कई बार मृत्युंजय को फ़ोन लगाती है पर मृत्युंजय अभी कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। आद्या इसी उधेड़-बुन में सो चुकी थी। वो सुबह जब उठी तो उसको नीचे से बहुत शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। उसे जोर से जय के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आद्या घबरा कर बैठी हो गई। वो डर से बोली, अब क्या होगा, कैसे संभालूंगी। वो अपनी जगह से उठी और अपना डरा हुआ चेहरा धोकर दबे पांव नीचे आए। उसने नीचे मृत्युंजय का जो गुस्सा देखा, उसको देखकर उसकी आत्मा ही कांप गई।